सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। मैं हूं आपका प्रतीक, आ चुका हूं आप सभी के लिए एक नई क्लास लेके। होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट। क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट। जिन्होंने 10वीं में आईटी लिया होगा उन्होंने कभी ना कभी इसको जरूर पढ़ा होगा। तो आज हम लोग बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट में कैसे क्या चीजें होती हैं, सारा एक के बाद एक हम लोग देखेंगे और समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहली चीज क्या आती है डेटाबेस। आज हमारा डीबीएमएस पूरा टॉपिक रहने वाला है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं डीबीएमएस के, उसके बाद डेटा मॉडल क्या होता है, कीज क्या होती है डेटाबेस के अंदर, इसको पढ़ेंगे। डेटाबेस पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें समझा देना चाहता हूं। व्हाट इज डेटा? सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए, क्या? डेटा। और उसके बाद फिर क्या कहलाता है? डेटाबेस। फिर डेटा और डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अगला आ रहा है मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर आउट यहां पे हो जाएंगी, ठीक है। तो कह रहा है पहला टॉपिक क्या कहता है? पहला टॉपिक कहता है बेटा कि डेटा क्या होता है। जब भी कभी हम लोग बात करेंगे रॉ फिगर्स की, किसकी बात करेंगे बेटे? रॉ फिगर्स की। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। उनको हम लोग डेटा बोलते हैं। और यहां पे उसको जब हम लोग प्रोसेस कर देते हैं, ये रॉ डेटा हमेशा क्या हो जाते हैं? प्रोसेस हो जाते हैं। प्रोसेस हो जाने के मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उससे एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकालते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं? इंफॉर्मेशन बोलने लगते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे, दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे हैं। पहला क्या है कि आपका डेटा क्या होता है? डेटा आपकी रॉ फिगर्स होती हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेस करके उससे क्या निकालते हैं? एक मीनिंगफुल वैल्यू निकालते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। एग्जांपल देता हूं आपको, आप पास हो या फेल हो, ये क्या है? इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो आपके मार्क्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं ना, एक इंफॉर्मेशन निकालने में हेल्प करते हैं कि भाई आप पास हो कि फेल हो। वही तो आपको मार्कशीट बनाने के लिए कहीं पे 2 नंबर, कहीं पे 4 नंबर, कहीं पे 8 नंबर, ये सब मिला के फिर आपके सामने एक इंफॉर्मेशन आती है कि भाई आप क्या हो, फेल हो या पास हो। समझ में आ गया? तो उनका जो कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन से पहले जो चीज रही वो हमारा क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। और आप फेल हो कि पास हो, ये क्या होगी? इंफॉर्मेशन। अब डेटाबेस बेसिकली एक जगह होती है जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। सबसे पहली चीज, ये डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होने चाहिए, स्टोर करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग इसके अंदर क्या कहते हैं? डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। जब हमें नीड होगी तब हम उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। उस डेटा को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन वर्ड का मतलब होता है। फिर अगली चीज आती है कि आप उस डेटा को क्या कर सकते हो? एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में उसको एक्सेस भी आप कर सकते हो। ये तो हमने एक्सेस बता दिया। उससे एक इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो? ड्रॉ करते हो। तो ये सारी चीज क्या कहलाती हैं? एक ऐसी जगह जहां पे डेटा को आप स्टोर करके इन सब ये सारी चीजें आप कर पाते हो। वो टेबल का फॉर्मेट हो सकता है, वो आपका शीट का फॉर्मेट हो सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डेटाबेस बोलते हैं। क्लियर हुआ सभी को? यहां पे सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस एक सिंपल सी चीज हो गई कि भाई ये एक ऐसा। अब इन चीजों को करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? टूल्स की नीड पड़ती है। अगर हम बता रहे हैं कि डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे, एक्सेस करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, इंफॉर्मेशन को निकालेंगे, तो यहां पे इसको करने के लिए हमें टूल्स चाहिए होंगे। और उन टूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उन टूल्स को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं? टूल्स होते हैं। टूल्स किस फॉर्म में होते हैं? सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होते हैं। ये कैसे फॉर्म में? सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा को हैंडल करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर एक्सेल भी तो पढ़ा था, एक्सेल के अंदर भी तो वही सेम चीज कर सकते थे, तो ये डेटाबेस क्यों आ गया? एक्सेल की अपनी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अब इमेजिन करो कि इंस्टाग्राम के ऊपर जितने यूजर हैं, आज की डेट में जितने यूजर हैं, सारे यूजर का डेटा क्या एक्सेल पे स्टोर हो सकता है? अब बात आती है कि सर इंस्टाग्राम के ऊपर यूजर्स का डेटा, अरे भाई जब आप साइन अप करते हो तो वहां पे नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सारी चीजें मांगता है। साइन अप करता है, आपसे एक पासवर्ड मांगता है। जब नेक्स्ट टाइम आप जाओगे अपना एक यूजर नेम डालते हो और पासवर्ड डालते हो, दोनों चीज कैसे? एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं। यहां पे अगर अपन चलते हैं, कहां पे चलेंगे? यहां पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा। डेटाबेस का बहुत सिंपल रियल लाइफ आप एग्जांपल किसी भी सॉफ्टवेयर से उठा सकते हो। जैसे हमने यहां पे क्या किया, इंस्टाग्राम हमने लिया, इंस्टाग्राम का साइन अप पेज, ठीक है। इंस्टाग्राम का साइन अप पेज लिया हमने, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग इंस्टाग्राम साइन अप पे जाएंगे बेटा, तो ये बताओ ना यहां पे क्या मांग रहा है? मोबाइल नंबर मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, फुल नेम मांग रहा है, यूजर नेम मांग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएगी, ये सारी चीजें हो जाती है। उसके बाद आप साइन अप पे पहली बार आप जाके अपने डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करा रहे हो।
और नेक्स्ट टाइम अब क्या करोगे, जब बात आती है किसकी, जैसे यहां पे अगर हम लोग चलते हैं, मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, मतलब आप सभी इंस्टाग्राम पे जैसे होगे, तो यहां पे कैसे होता है इंस्टाग्राम, फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग चलते हैं इस पार्ट पे, ठीक है। तो अब यहां पे इंस्टाग्राम के ऊपर क्या रहता है, सॉरी दिस पेज इज नॉट अवेलेबल। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, सपोज मैंने यहां पे डाला अपना नाम इस पर्टिकुलर जोन पे, तो अब देखिएगा क्या आ रहा है यहां पे लॉगिन का। लॉगिन पे जब हम लोग जाएंगे बेटा, तो यहां पे आपसे मांगता है यूजर का इंटरफेस। तो अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये पहले से आप स्टोर करके, जब आपने साइन अप किया उसी टाइम पे तो स्टोर करके आपने डेटाबेस के अंदर इंस्टाग्राम के स्टोर करा दिया, तो नेक्स्ट टाइम ये क्या करेगा, डेटा को कंपेयर कराएगा। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पे, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे यहां पे क्या रहेगा, चलते हैं आपको समझाता हूं। यहां पे आपने डेटाबेस के अंदर स्टोर किया, एक सेकंड, इसमें अभी स्टोर नहीं हुआ है। बेसिकली जितने यूजर होंगे इंस्टाग्राम पे, जब आप फर्स्ट टाइम क्या करते हो, साइन अप करते हो, जब आप क्या करते हो फर्स्ट टाइम साइन अप करते हो, इस टाइम पे पता है क्या करोगे आप, इंस्टाग्राम के डेटाबेस में, मतलब जहां पे डेटा स्टोर, डेटाबेस का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी जगह जहां पे डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। क्या कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे। यहां पे आप फर्स्ट टाइम डेटाबेस के अंदर, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर कराएंगे। और जहां से हम लोग इनपुट लेते हैं ना, ये जो इनपुट्स ले रहे हैं डेटाबेस के अंदर, डेटा स्टोर कैसे होता है, वो आपके फॉर्म्स के थ्रू होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म्स बोलते हैं। और फॉर्म्स का काम क्या होता है, इनपुट लेने का। फॉर्म्स का काम किस लिए होता है, आपका इनपुट लेने के लिए यूज होता है। क्लियर हुआ। अब आगे अगर हम लोग मूव करेंगे, यहां पे अगर हम लोग आगे मूव करेंगे, तो ये क्या होता है, ये भी एक तरीके का फॉर्म हो गया, ठीक है, ये भी क्या हुआ, एक तरीके का फॉर्म हुआ। अब आपने पहली बार जब आपने साइन अप किया बेटे, तो साइन अप करने पे, साइन अप पे जैसे आपने क्लिक किया, यहां पे साइन अप पे आपने क्लिक किया, तो डेटा को क्या किया, बैकएंड में स्टोर कराया, डेटा को क्या किया, उनके डेटाबेस में स्टोर कराया। अब फॉर्म जब यहां पे लॉगिन पे आप क्लिक करोगे, तो इसके अंदर आएगा और चेक करेगा जो आपका यूजर नेम आपने यहां पे फर्स्ट टाइम स्टोर किया था, और यहां पे जो यूजर नेम आ रहा है, ठीक है, या फिर फोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस, और यहां पे जो आपने पासवर्ड डाला था और यहां पे जो पासवर्ड आ रहा है, दोनों अगर सेम आ रहा है लॉगिन देगा, अगर सेम नहीं आ रहा है तो लॉगिन से आपको जो है लॉगिन से रोक देगा, आपके सामने और बहुत सारे ऑप्शंस खोल देगा। तो क्लियर हुआ, सिंपल सी चीज है कि क्या होता है, किस तरीके से डेटाबेस आपका हेल्पफुल होता है। आधार एक एग्जांपल, 140 करोड़ की आबादी में मैं कहता हूं अगर 100 करोड़ की भी अगर आबादी का आधार कार्ड बना होगा, तो सबके अपने नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका जेंडर, एड्रेस, बायोमेट्रिक, ये सारी चीजें कहीं पे जाके स्टोर हुई होंगी, वो क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसको क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं, दैट मींस उसको हम यूज कर पाते हैं। क्लियर हुआ सभी को यहां पे। तो डेटाबेस का चलते हैं यहां पे डेटाबेस मैनेजमेंट के ऊपर। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द क्रिएशन करना, ऑर्गेनाइज करना एंड स्टोर करना एंड रिट्रीवल का मतलब उसके अंदर से डेटा को एक्सेस करे इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। भाई स्ट्रक्चर्ड मैनर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मेरी ईमेल आईडी है या मेरा यूजर नेम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूं, मुझे कभी भी अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करना होगा, तो मेरे पास क्या है, मेरा एक यूजर नेम है, यहां पे मेरा एक यूजर नेम होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरा यूजर नेम है, तो ये क्या है, ये मेरा यूनिक रहेगा ना, ऑब्वियसली बात है, मतलब मैंने इसको एकदम यूनिक, अब मैं यही यूजर नेम डालूंगा और यही पासवर्ड डालूंगा, तब मेरा क्या हो जाएगा, इंस्टाग्राम खुल जाएगा। सभी को यहां पे क्लियर हुआ। तो ये आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म यहीं पे कहीं आपका क्या करता है, हेल्प करता है। तो बात है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कि भाई जो आपका जैसा है स्ट्रक्चर्ड मैनर में ही खुलना चाहिए। और ये क्या करता है, डेटाबेस और यूजर एप्लीकेशन इंश्योरिंग एफिशिएंट एंड सिक्योर एक्सेस ऑफ द डेटा। डेटाबेस अगर नहीं होगा तो अब इमेजिन करो कि ये लॉगिन पेज पे अगर मैं जाऊंगा, यहां पे लॉगिन पेज पे जाने के बाद कैसे आपकी चीजें वर्क कर पाएंगी। तो फ्रंट एंड से आप ये सारी डेटा को यहां पे इनपुट करते हो और बैक एंड से क्या होता है, डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है और वो आपके साइन अप पेज से फॉर्म को उठाता है। हमेशा ये बात आपको याद रखनी है, इनपुट देने के लिए आप किसका यूज करते हो, इनपुट जब भी कभी यूजर देता है फ्रंट एंड से, यूजर कहां से, फ्रंट एंड से,
तो वो किस में देता है, फॉर्म्स में देता है। व्हाट आर फॉर्म्स, तो फॉर्म्स का काम यहीं पे हो जाता है। सभी को यहां पे क्लियर हुआ? एक बार फटाफट सीसी लिख दीजिए। मतलब अगर मैं क्या करूंगा, मैं जाके यहां पे अगर अपना यूजर नेम, जो भी मेरा यहां पे यूजर नेम रहेगा, ये मतलब आपकी मेरी आईडी होगी, यही यूजर नेम मैं आईडी डालूंगा और मैं यही पासवर्ड इसका, इससे जो एसोसिएटेड पासवर्ड होगा, ठीक है, वही पासवर्ड मैं डालूंगा। तो जाके क्या होगा, डेटाबेस के अंदर, कहां पे बेटा है आपके डेटाबेस के अंदर चेक कराएगा और चेक कराने के बाद फिर क्या देगा, आपको एक्सेस देगा। मतलब ये क्या है, ये एक नॉर्मल इंसान तो ऐसे देख सकता है, लेकिन अगर जाके बैकएंड में मैसेजेस देखने हैं, बाकी सारी चीजें देखनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है, डेटाबेस पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो हाउ डेटाबेस वर्क समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, वो आएगी तो कैसे पता चलता है कि सर ये इसी का डेटा है। एक बात आती है कि कैसे पता चलता है कि इसी का डेटा है, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे बताएंगे, जिसके बारे में क्या रहेगा बेटा, आगे हम लोग यहां पे बात करेंगे। सभी को यहां पे क्लियर हुआ? सभी को यहां पे क्लियर हो गया? तो डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस आपका यहां पे अगर हम लोग पॉइंट लिखें तो फ्रंट एंड से और बैक एंड के डेटा को हेल्प करता है एक्सेस करने में। समझ में आया? तो मैं अपना आईडी पासवर्ड डालूंगा तो ये मुझे एक्सेस देगा। ठीक है, तो डेटाबेस का काम क्या हो गया, अभी समझ में आ गया ना? कोई भी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ इनपुट लेते हो, कुछ ना कुछ डेटा स्टोर कराते हो, और वो एक चाहते हो स्ट्रक्चर्ड मैनर में रहे, हर एक यूजर का डेटा एकदम बढ़िया तरीके से रहे, तो वो आपका क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वहां पे यूज करोगे। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फायदा क्या होता है, ये आपका डेटा रिडंडेंसी पे कंट्रोल करता है। मतलब डुप्लीकेट डेटा, ये क्या करता है, डुप्लीकेट डेटा पे आपका हेल्प करेगा, जिसके अंदर एक सेंट्रलाइजिंग डेटा स्टोरेज बना देगा और आपका इंश्योर करेगा कंसिस्टेंट शेयरिंग अक्रॉस दी एप्लीकेशन। अब एक एग्जांपल आपको दूं, आप जो है गूगल ड्राइव पे जाते हो तो वही अपना लॉगिन पासवर्ड एंटर कर देते हो, आपका लॉगिन हो जाता है। वही यूट्यूब पे जाते हो, लॉगिन हो जाता है। वही गूगल मैप से जाते हो, वही लॉगिन हो जाता है। वही आप जो है गूगल के किसी भी प्रोडक्ट पे जाते हो, वही वाली ईमेल आईडी, वही यूजर आईडी पासवर्ड यूज हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये किस लिए हेल्प करता है, ये सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट हो जाता है। ठीक है, आधार के लिए भी सेम है। अगर आप आधार में अपना जा रहे हो बैंक अकाउंट खुलवाने, तो आपको हर बार एक नया आधार नहीं बनाना है, पिछली बार जो एक आधार बनाया वही हर जगह यूज हो जा रहा है। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई एक्यूरेसी और आप कंसिस्टेंसी थ्रू आउट दी, आप जो है डेटा को स्टोर करते टाइम मेक श्योर करोगे। डेटा की सिक्योरिटी रहती है, ऑब्वियस बात है, ये आपका ऑथेंटिकेशन रहता है। जैसे आपका सिंपल सी चीज यहां पे हो गई कि हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे आईडी पासवर्ड को जो मैच कराया, तो अगर ये चीज आपका पासवर्ड सेम नहीं है तो आपको एक्सेस नहीं देता। तो डेटा की सिक्योरिटी प्लस आप जब हम लोग बात करते हैं डेटाबेस की, तो डेटाबेस भी आपका क्या करता है, डेटा को बढ़िया तरीके से स्टोर करा के रखता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे इफिशिएंट डेटा एक्सेस। भाई आप डेटा उसको इफिशिएंट तरीके से एक्सेस कर पाते हो, डेटा शेयरिंग हो जाती है, बैकअप और रिकवरी भी आप कर सकते हो। ऑटोमेटिक बैकअप होता है और रिकवरी मैकेनिज्म होता है। इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड और स्केलेबिलिटी, आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करा सकते हो। इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज रहती है वो आप क्या करा सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब एक सिंपल सी चीज हो गई कि आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल 130-140 करोड़ लोगों का डेटा स्टोर करना है, तो अब ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप एक्सेल के अंदर कर सको। उसके लिए मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके जितना बड़ा, अगर आपको लगता है कि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आते हैं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वहां पे केवल एक्सेल से आपका काम नहीं चलेगा। एक्सेल आपके एक लिमिटेड पीरियड के लिए यूज हो सकता है। तो ये क्या करता है, इजिली स्केल्स टू अकोमोडेशन ग्रोथ डेटा एंड यूजर डिमांड के हिसाब से डेटा को ये स्टोर कर पाता है। क्लियर हुआ सभी को? तो ये आपके एडवांटेजेस हो गए। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इसके बारे में हमने इसके पहले ही देख लिया है। अब बात आती है डिसएडवांटेजेस की। तो इसके लिए ना इनिशियल कॉस्ट, जो आपकी लाइसेंसिंग और इसको सेटअप करना है, जैसे आपका लिबर ऑफिस है, लिबर ऑफिस तो सस्ता है, मतलब ओपन सॉफ्टवेयर है, वो क्या है, लिबर ऑफिस पूरी तरीके से ओपन सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एक अच्छे, जब आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप चाहोगे सिक्योरिटी मिले, आपको चाहते हो कि बेटर सर्विसेज मिले, तो वहां पे आपकी क्या होती है कि इनिशियल जो कॉस्ट होती है एक सॉफ्टवेयर बनाते टाइम, आपकी इनिशियल कॉस्ट सेटअप की होती है, वो महंगी होती है। एक स्किल्ड पर्सन, जैसे भी आप लोग ये सीख जाओगे, जब आप लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सीख जाओगे, डेटाबेस मैनेजमेंट अपने आप में ही एक बड़ी स्किल है। आप जैसे एक्सेल को स्किल मानते हो, अब एक्सेल स्किल नहीं मानी जाती, एक्सेल नेसेसिटी मानी जाती है, डेटाबेस मैनेजमेंट एक स्किल मानी जाती है। तो स्किल पर्सन चाहिए होता है इसको ऑपरेट करने के लिए।
परफॉर्मेंस ओवरहेड रहता है और रिस्क ऑफ फेलियर, अगर आपका सेंट्रलाइज डेटा जो है अगर फेल होता है तो दिक्कत आ जाती है, और कन्वर्जन कॉस्ट आपका माइग्रेशन जो होती है इसकी तरफ ट्रेडिशनल सिस्टम से थोड़ा महंगा होता है। ऑब्वियसली बात है, टेक तो भाई आपकी स्टार्टिंग में महंगी होती है, तो यहाँ पे इन सब चीजों की ये क्या होते हैं, एक नॉर्मल इंसान के अगर देखा जाए बड़ी कंपनी, तो बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, या फिर जो एक विजनरी आदमी होता है वो हमेशा किस पे फोकस करता है, आपके जो प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्यूशंस की तरफ फोकस करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको भी हम लोग क्या कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं। तो अब बात आती है डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। तो ये आप लोग का डिपेंडेंसी ऑफ टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें हैं जो कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब बात आती है कि नीड क्या है। नीड में एक सिंपल सी चीज आपको मैं बता रहा हूं। नीड एक सिंपल चीज है भाई, कि आपके पास जैसे जैसे आप स्केल करोगे किसी भी चीज को, अगर आप एक चीज को बनाते हो और उसको स्केल करने जाते हो और उसके अंदर सिक्योरिटी चाहते हो, तो आपको क्या करना है, डेटा को बढ़िया तरीके से स्टोर करना चाहते हो, तो वहां पे नीड आ जाती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। यूनिक आईडी, जैसे अब आप लोग क्या करो, अब फॉर एग्जांपल बोर्ड के रोल नंबर होते हैं, बोर्ड में कितने सारे बच्चे इनरोल करते होंगे, लेकिन सबका एक यूनिक आईडी होती है ना। तो अब ये यूनिक आईडी जो हुई, ये क्या हो गया, ये आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ही पॉसिबल हो पाता है कि कितना पुराना डेटा रहे, सबके आपके यूनिक नंबर बनते रहेंगे और आराम से स्टोर होता रहेगा, ठीक है। तो इफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, डेटा रिडंडेंसी के लिए यूज हो सकता है, डेटा शेयरिंग के लिए, इंप्रूव डेटा सिक्योरिटी के लिए, डेटा इंटीग्रिटी के लिए, और एडवांटेजेस ही सारे उठा के इस पे आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें कि एक डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, अगर हम लोग बात करते हैं डेटाबेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट की, तो सबसे पहली चीज तो जो है हमारे पास क्या आ जाता है, एक हार्डवेयर चाहिए होता है, जहां पे आपका ये सारा का सारा डेटा स्टोर हो सके। जैसे सर्वर चाहिए होगा, स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होंगे, और नेटवर्क चाहिए होगा। अब बात आती है कि सर्वर, स्टोरेज डिवाइसेस सर क्या होगा, देखिए नेटवर्किंग अगर आपने पढ़ी, स्टार्टिंग पढ़ी, सर्वर क्या होते हैं, आपका एक जगह से ये वेटर की तरह होते हैं। ये किसकी तरह होते हैं, वेटर की तरह। किचन में खाना बन रहा है, आपकी टेबल तक लाके देते हैं। तो आप जो है जब भी कभी हार्डवेयर की बात करेंगे, तो यहां पे एक सर्वर चाहिए होगा जो कि आपके डेटा को जहां पे स्टोर हो रहा है वहां से निकाल के आपके सामने तक ला सके। मतलब जैसे अब इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं, तो आपके सामने जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया और यहाँ पे कुछ आईडी पासवर्ड डाली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सर्वर ही तो होगा जो जाके वहां से डेटा को निकाल के लाएगा, ये जाके इसको क्या करेगा, फेच करा के चेक कराएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर बात आती है, ऑब्वियस बात है, नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी सर्वर तक जाने के, मतलब आपके जहां पे स्टोर हो रहा है वहां तक के लिए एक नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर आपके अलग अलग होते हैं जो कि आपके डीबीएमएस को सपोर्ट करते हैं, जैसे लिवर ऑफिस हो जाता है, आपके अपाचे हो जाता है, इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इस टास्क को करा पाए। और जो डेटा आप स्टोर करने जा रहे हो डेटाबेस के अंदर, उसकी जरूरत होती है यूजर्स की। अब इसके अंदर डेटा डालेगा कौन, इसके अंदर डेटा डालेगा कौन, एंड यूजर डालेगा। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं, तो हम इसके क्या हो गए, एंड यूजर हो गए, ठीक है। फिर लेकिन केवल एंड यूजर से क्या काम हो जाएगा, नहीं, यहां पे एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है जो कि क्या करता है, मैनेज करता है और मेंटेन करके रहता है डेटाबेस को। और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स चाहिए होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं डेटाबेस से, ये डेवलप करते हैं ऐसे एप्लीकेशन जो कि डेटाबेस से आपका क्या कर सके, डेवलपर्स ये लोग कहलाते हैं, जो कि आपके डेटाबेस से कनेक्ट कर सके। और ऐसे गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, ऐसे आपके प्रोसीजर्स चाहिए होते हैं जो कि आपके मैनेज करते हैं डेटाबेस को। क्लियर हुआ सभी को, सभी को यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। तो कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस के अंदर ये सारी अलग अलग चीजें आ जाएंगी, ठीक है। फिर अब आती है बात डेटा डिक्शनरी क्या होता है सर। डेटा डिक्शनरी की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली डेफिनेशन की सेंट्रलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑफ मेटा डेटा दैट डिस्क्राइब्स डेटा एलिमेंट्स, रिलेशनशिप्स एंड रूल्स। तो बेसिकली डेटा डिक्शनरी जैसे आपकी डिक्शनरी होती है डिफाइन करने के लिए यूज होती है, उसी तरीके से आपके डेटा को डिफाइन करने के लिए कैसे होना है। तो ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस स्ट्रक्चर और फैसिलिटेट करता है डेटाबेस का स्टैंडर्डाइजेशन और असिस्ट करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और आपके जो है मैनेजमेंट में। तो मतलब एक सिंपल सी चीज हम लोग कह सकते हैं कि डेटा के बारे में ब्रीफ करने का काम, डेटा के बारे में ब्रीफ करने का काम, स्टैंडर्ड सेट करने का काम, ये सारी चीजों करने का काम किसका होता है, ये सारी की सारी आपकी चीजें करने का काम हो जाता है हमारे यहां पे डेटा डिक्शनरी का, ठीक है। डिक्शनरी वर्ड ही समझ जाओगे क्या करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, ब्रीफ करने के लिए। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन इज व्हाट, पता है क्या, जैसे अब आप जाते हो कि आपको यहां पे एक एग्जांपल लेंगे एब्स्ट्रैक्शन का, आप एटीएम मशीन में जाते हो, एटीएम के पीछे क्या काम हो रहा है पता चलता है, केवल आपको फ्रंट एंड पे दिख रहा होता है। तो डेटा आपका बेसिकली दिखेगा कैसे,
कैसे आपको डेटा सामने से दिखेगा, तो ये क्या होता है बेसिकली फ्रंट एंड, या फिर हम लोग कह सकते हैं आपका डेटा आपके सामने कैसा दिख रहा है उसकी बात करेंगे, तो ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्शन इज ऑल अबाउट द एक्ट ऑफ, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कंप्यूटर के टर्म में, द एक्ट ऑफ शोइंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। क्या हुआ, एसेंशियल फीचर जो डेटा आपको दिखना चाहिए वो दिखा रहे हैं, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उससे नहीं मतलब होता है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या हुआ, समझ में आ गया कि भाई हमें फ्रंट एंड कैसे दिख रहा है, हमें डेटा दिख कैसे रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेवल होते हैं, जिसमें फिजिकल लेवल, हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस, लॉजिकल लेवल, ये स्ट्रक्चर्स क्या होंगे डेटा को स्टोर करने के लिए, और व्यू, ये आपका सिंप्लीफाइड लेवल होती है जो कि आपको डेटा को दिखाती है। और पर्पस क्या होता है इसका, अब मैंने बताया ना, हाइड करते हैं क्या चीज को, कॉम्प्लेक्सिटी को, केवल उतनी चीज दिखाते हैं जिससे आपको जितना आपको काम होता है। तो इस तरीके से, तो यहां पे आपकी आ जाती है फिजिकल लेवल, यहां पे आपकी आ जाती है लॉजिकल लेयर। ठीक है, तो ये सारी चीज। अब डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है भाई, अब आपका डेटा के अंदर द एबिलिटी टू चेंज द डेटाबेस स्कीम एट वन लेवल विदाउट ऑल्टरिंग और स्कीमिंग एट द हायर लेवल। तो यहां पे डेटा क्या होता है, अगर आपने एक जगह कोई चेंज किया तो वो आपके वहीं पे चेंजेस होंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, तो ये आपके दो चीज होती हैं, दो तरीके के आपके टाइप्स होते हैं। यहां पे क्या रहेगा, एक्सटर्नल स्कीम से एप्लीकेशन पे नहीं जो है आपके इफेक्ट नहीं आता है, और यहां पे लॉजिकल स्कीमा पे आपके इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपकी चीजें हो जाती हैं, इसको एक बार रफ रीड लगा लीजिएगा, यहां पे काम हो जाएगा। अब डेटाबेस मॉडल की हम लोग बात करें तो यहां पे हायरार्किकल मॉडल पे काम करता है। ठीक है, ये बेसिकली एक ट्री मॉडल में आपका स्टोर होता है। आगे हम लोग इसके ऊपर देखेंगे कैसे क्या होता है, नेटवर्क मॉडल पे काम करता है, रिलेशनल मॉडल पे काम करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है ना, टुकड़ों पे, मतलब इसके अंदर क्या हो जाता है, हर एक फील्ड को, हर एक मतलब चीज को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात किसकी आ जाती है, स्ट्रक्चर्स की बात आ जाती है, यहाँ पे अलग अलग चीजें आ जाती है। फिर आपका आता है रिलेशनल डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर दो तरीके के डेटाबेस होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, डेटाबेस की, तो दो तरीके के हमारे पास डेटाबेस होते हैं। एक हमारा होता है फ्लैट, एक कैसा होता है हमारा, फ्लैट होता है, और दूसरा हमारा कैसा होता है, रिलेशनल होता है। दूसरा कैसा रहेगा, रिलेशनल रहेगा। अब बात आती है फ्लैट और रिलेशनल में, दोनों में मेजर क्या चीजें होती हैं। अगर हम लोग बात करेंगे फ्लैट की, तो एक डेटाबेस ऐसा हुआ, समझिएगा मेरी बात को, एक डेटाबेस ऐसा हुआ जो कि केवल एक सिंगल टेबल में, आपके जो डेटाबेस के अंदर भी वैल्यूज स्टोर होती हैं वो पता है किसमें होती है बेटा, टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होती हैं। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं जिसको हम लोग टेबल कहते हैं। अगर सिंगल टेबल में, अगर क्या रहेंगे, सिंगल टेबल के अंदर हमारे डेटा स्टोर हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट डेटाबेस। क्या बोलेंगे, फ्लैट डेटाबेस कहलाता है। तो फ्लैट डेटाबेस के अंदर सिंपल सी चीज हो गई, सिंगल टेबल आपकी आ रही। अब यहां पे एक दूसरे तरीके का डेटाबेस हो जाएगा, रिलेशनल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब होगा क्या, ये हमारे पास डेटाबेस है, ये हमारे पास क्या है, एक टेबल है, ये हमारे पास क्या है, दूसरी टेबल है। इसके अंदर दो टेबल आई, ठीक है, दो टेबल आई, और ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, मतलब इसके अंदर का कोई डेटा इस पे आपस में इंटरैक्ट कर रहा है। तो जब भी कभी टू और मोर टेबल्स आर लिंक टू ईच अदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका रिलेशनल डेटाबेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो दो तरीके के डेटाबेस हुए, एक हमारा कौन सा हुआ, फ्लैट हुआ, दूसरा हमारा कौन सा हुआ, रिलेशनल हुआ। फ्लैट डेटाबेस के अंदर सिंगल टेबल, एग्जांपल दूं, अब किसी बच्चे का क्या करना है, केवल आपको नाम, नेम, नंबर और एड्रेस स्टोर करना है, बाकी कोई काम है नहीं। तो अब क्या हो गया, ये आपका फ्लैट डेटाबेस के अंदर आप स्टोर कर सकते हो। अब एक काम क्या हुआ, बच्चे की डिटेल स्टोर करनी है, ठीक है, और बच्चे के मार्क्स को स्टोर करने हैं। तो अब इस केस में पता है क्या रहेगा, डिटेल के अंदर आप उसके नाम, नंबर, रोल नंबर सब कुछ ले लोगे, उसका रोल नंबर भी आ जाएगा। इसके अंदर मान लेते हैं क्या हो गया, रोल नंबर भी आ गया। अब जब मार्क्स स्टोर करोगे तो कैसे करोगे, रोल नंबर 1 का क्या मार्क्स है, रोल नंबर 2 के कितने मार्क्स है, रोल नंबर 3 के कितने मार्क्स है, रोल नंबर 4 के, रोल नंबर 5। अब ये रोल नंबर कहां से उठाओगे, ये रोल नंबर आप उठाओगे पहले वाले टेबल से उठाओगे कि नहीं उठाओगे। तो अब ये दोनों टेबल आपस में क्या हो गई,
लिंक हो गई तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। मतलब आपको जब भी कभी ऐसा काम आया, अच्छा डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल टेबल बना सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं होती है, जितने डेटा आप बनाना चाहो बनाओ, आपस में उसको उठा के लिंक करा दो, चीजें करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अगली चीज हमारे सामने क्या आ जाती है, रिलेशनल डेटाबेस। ठीक, तो अब इसके अंदर रिलेशनल डेटाबेस, अ डेटाबेस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स विथ रोज एंड कॉलम्स, और उसके बाद फिर क्या होते हैं, डेटाबेस स्टोर्ड इन टेबल्स, रिलेशंस, यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। अब बात आती है कि सर यूनिक आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या हुआ। आपके स्कूल में हर एक क्लास में हर एक बच्चे का क्या रहता है, क्लास वाइज देखिए तो हर एक बच्चे का अपना एक रोल नंबर रहता है। रोल नंबर कैसा रहता है, नाम सेम हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर चेंज नहीं हो सकता, रोल नंबर हमेशा यूनिक रहेगा, रोल नंबर हमेशा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। तो अब जो सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि इसी रोल नंबर से पूरे डेटाबेस को, रोल नंबर 5 का क्या मार्क्स है ये अगर हमने पूछा तो ये 5 के मार्क्स बताएगा। मतलब एक सिंपल सी चीज हो गई कि भाई यहां पे आप यूनिक तरीके से जब भी कभी डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटा को स्टोर कराने के लिए एक यूनिक आईडी रखते हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की का सिंपल सा मतलब हो गया कि भाई ये आपका एक यूनिक रहेगा। जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, यहां पे जो इंस्टाग्राम के अंदर यूजर नेम होता है, अगर आपने इनको टैग किया है तो यही टैग होंगे, मतलब हर किसी के, आप लोग के अपने अपने इंस्टाग्राम आईडी होंगी। तो अब इंस्टाग्राम आईडी के अंदर ऐसा पॉसिबल है, जैसे अब क्या हो सकता है, यहां पे अगर मैं इसको बी यूनिक लेने की कोशिश करता तो ये ऑलरेडी किसी को क्या हो चुका होता, ये यूनिक वाला किसी ना किसी का यूजर नेम है। तो अब मैंने इसके अंदर क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, जिससे दोनों क्या हो गई, दोनों आपकी चेंज हो गई। ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, बोलने में दोनों सेम लग रहा है, दोनों बोलने में सेम लग रहा है लेकिन स्पेलिंग से डिफरेंट हुई। तो अब यूजर नेम क्या बन जाती हैं, ये यूजर नेम हमारे इंस्टाग्राम डेटाबेस के लिए ये क्या हो गए, इंस्टाग्राम डेटाबेस के लिए आपका यूनिक की, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की, वही आपका हो जाता है। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया। एक सिंपल सी चीज बताऊं, यूनिक को एकदम, मतलब मुझे यूनिकनेस थोड़ी सी पसंद है, तो अब यूनिक को मैंने एकदम यूनिक तरीके से लिखा, तो पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर यूनिक, हमेशा याद रखोगे। क्लियर हुआ, पी फॉर प्रतीक, समझ गए ना, याद हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पे इसको मैं एग्जाम्पल आपका लगा दे रहा हूं, ये वाला एग्जाम्पल मैं यहां पे आपका उठा के लगा दे रहा हूं। तो डेटाबेस की अगर हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से क्या रहता है, आपके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं यहां पे आपकी प्राइमरी की। तो अगर अब आगे समझ में आएगा कि भाई हम, जैसे आपके स्कूल के अंदर आपके रोल नंबर्स होते हैं, ये हमेशा आइडेंटिफाई करने के लिए, डेटा को स्टोर करा के डेटा को रिलेट कराने के लिए आपके क्या यूज होते हैं, प्राइमरी की यूज होती हैं। ठीक है, और रिलेशन कैसे स्टैब्लिश होता है, रिलेशन हमेशा स्टैब्लिश होता है, एक सेकेंड, रिलेशन आपके स्टैब्लिश होते हैं यूजिंग फॉरेन की। मतलब अब फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की इस तरीके से होता है कि ये एक टेबल है, ये क्या है, एक टेबल है, ये हमारी दूसरी टेबल है। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, रोल नंबर वाली चीज, यहां पे इसका एक रोल नंबर है, ठीक है, और इसके अंदर भी हमें क्या चाहिए, इस टेबल के अंदर भी हमें रोल नंबर चाहिए। तो अब रोल नंबर दोनों जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों जगह पे रोल नंबर आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगी, जब भी कभी आपका ये कहलाएगी फॉरेन की। फॉरेन का मतलब क्या होता है भाई, बाहर जाना, फॉरेन का मतलब हुआ जो आउट ऑफ आवर कंट्री हो। तो यहां पे ये रोल नंबर क्या बन गया, ये रोल नंबर हमारे बन गई फॉरेन की। तो ये आपके स्टैब्लिश करने के लिए, दो के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए आपकी फॉरेन की सिंप्लिसिटी होती है, पावरफुल क्यूरिंग आपकी होती है, और हाई स्केल और स्केलेबिलिटी आपकी हो जाती है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो अब बात आती है की यहां पे बहुत सारी क्या आ रही है, की आ रही है। अब एक एग्जाम्पल आपको लिबर ऑफिस से थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली होता कैसे है कि आपके पास, अगर हम लोग चलते हैं यहां पे लिबर ऑफिस के अंदर, रिकवर सेलेक्टेड, ये देखिए यहां पे अगर हमने क्या बनाई, एक टेबल बनाई, इस तरीके से टेबल, ये हमारा क्या बना है बेटा, टेबल बना है। समझिएगा, ये आपके डेटाबेस का ही मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ये आपके डेटाबेस का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब ये जो हेडिंग्स है ना, ये जो हेडिंग्स हैं ये अलग अलग रोल प्ले करती हैं। जो हेडिंग्स हैं, ये जो हेडिंग्स हैं
ये क्या करती हैं, अलग अलग आपके रोल्स प्ले करती हैं, और यही क्या बनती हैं, बाद में चल के कीज बनती हैं। ठीक है, कि मतलब इसकी हेल्प से आप अलग अलग डेटा को एक्सेस कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज आती है प्राइमरी की। प्राइमरी, पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर मैंने आपको बेटा क्या बताया, यूनिक। आप इसको क्या करोगे, ये एक यूनिक की होगी। मतलब इसके अंदर अगर आप लोग देखो तो 10, 20, 30 इस रो के अंदर क्या हो जाएगा, यूनिक वैल्यू रहेगी। रोल नंबर जैसे यूनिक रहेगा, तो जब यूनिक की बात आएगी तो आप इसके अंदर क्या कर लोगे, इसको क्या बोलोगे, कौन सी की है, हमारी प्राइमरी की है। क्लियर हुआ। अब जरूरी है कि केवल यही यूनिक है, यहां पे ये भी तो यूनिक है, यहां पे ये भी तो यूनिक है। तो अब ऐसी की जो कि क्या हो सकती हैं, ये भी आपका यूनिक है, तो ऐसी की जो कि प्राइमरी की बन सकती हैं। समझिएगा मेरी बात से, आप जो है प्रधानमंत्री तो बनने के लिए बहुत सारे हैं, योग्य लोग जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडिडेट बोलते हैं, जो लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए खड़े। लेकिन क्या सब प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है आपके नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे लोग जो कि आपकी प्राइमरी की बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, लेकिन बन नहीं पाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कैंडिडेट की कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका कैंडिडेट की। तो प्राइमरी की क्या होगी, प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफायर टेबल्स रिकॉर्ड्स के लिए। फॉरेन की ये क्या होता है, आपस में लिंक करती हैं दो टेबल को, प्राइमरी की कहलाती है। ये प्राइमरी की के अलावा होती है। कैंडिडेट की क्या होती है, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स। ये बेसिकली क्या होते हैं, कैंडिडेट ऐसी कीज जो कि कैंडिडेट होती हैं किसके, टू बिकम प्राइमरी की। मतलब ये ऐसे होते हैं जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे यहां पे सुपर की। तो सुपर की क्या होती है, अ सेट ऑफ कैंडिडेट की। कंपोजिट की, जब भी कभी आपके टू या फिर उससे ज्यादा कंपोज होना, ठीक है, तो ये मल्टीपल कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट वो आपके कहलाते हैं। ऑल्टरनेट की, कैंडिडेट की नॉट चूजन एज ए प्राइमरी की। मतलब यहां पे ये क्या करेगा, ये आपका शिपिंग कॉस्ट कैंडिडेट था, ये आपका क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेट की। ठीक है, ये आपका ऑल्टरनेट की कहलाएगा। क्लियर हुआ सभी को यहां पे। तो ये आपकी अलग अलग कीज आ जाती हैं, सारी तरीके की डीबीएमएस की कीज यहां पे दे दी गई हैं। सुपर की, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें पूरे लेक्चर के अंदर इतनी चीजें हैं, तो आज हमने क्या पढ़ा, डीबीएमएस के पूरे कंसेप्ट देख लिए। हमने बढ़िया तरीके से पूरे कंसेप्ट देख लिए। इसके अंदर इंपॉर्टेंट तो आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ होता है। एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको फ्लैट डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कीज के बारे में पूरी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, आप अपने एमसीक्यूज लगाइएगा किताब में जो भी दिए गए हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स लगा लीजिएगा, वेरी शॉर्ट आंसर लगा लीजिएगा, ट्रू या फॉल्स लगा लीजिएगा, शॉर्ट आंसर्स लगा लीजिएगा, उसके बाद लॉन्ग आंसर्स लगा लीजिएगा, और थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोचेस देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।